जय हिंद। देखिए कई बार ऐसा होता ना कि जो जैसे लाइव क्लास चलता है ना, तो उसमें नीचे से कमेंट आता है कि हेलो मोना, कहाँ से हो? तुम अपना नोट्स दो ना, हम तुम अपना नोट, मेरा क्लास छूट गया, हम उससे नोट्स बनाएंगे। तो भाई ये सब ना छिछोरापंती, ये सब जनरल कंपटीशन में बिल्कुल नहीं चलता। ठीक है। ये सब ना विशुद्ध बेरोजगार जो होते हैं ना, वो ये सब करते हैं। अगर आप सीरियस हैं चीज़ों के प्रति, आप चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना है, तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस रहना पड़ेगा। कहने के लिए तो लोग बहुत कहते हैं, बट आप उस क्षेत्र में हैं तब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि थोड़ा सा सीरियसनेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। क्योंकि जब आप उसे सीरियस नहीं लीजिएगा तो कोई और क्यों सीरियस लेगा। तो इसलिए आप अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ा सीरियस रहिए। ठीक है। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का है मेरा एक मकसद, बिल्कुल नहीं रहता कि केवल टिक लगा करके आगे बढ़ जाना। ठीक है। चलिए, बोला क्या गया है कि वैदिक काल, जैसे में हम लोग वेद की पढ़ते हैं, तो वेद हमारे पास में कितने हैं? तो देखिएगा, वेद की अगर हम बात कर देते हैं तो वेद कौन कौन है? तो एक है ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद फिर हम क्या पढ़ते हैं? यजुर्वेद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो कहते हैं कि यजुर्वेद पढ़ते हैं। यजुर्वेद के बाद फिर हम क्या पढ़ते हैं? तो कहे कि सामवेद पढ़ते हैं। सामवेद के बाद फिर क्या पढ़ते हैं? तो कहे कि अथर्ववेद पढ़ते हैं। देखिएगा, हमारे पास में 4 गो वेद है। ठीक है। चारों वेद में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो कहिए कि ये ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद है। ठीक है। सबसे पुराना वेद है। इसमें अगर हम बात कर देते हैं, इसमें बात करते हैं तो कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में हम मंडल की अगर हम बात कर देते हैं तो 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है। और 1028 गो सूक्त है। ये सब चीज पूछा जाता है। ठीक है। 1028 क्या है? तो सूक्त है। और ऋचाएँ की संख्या की अगर बात करते हैं तो ऋचाएँ कितनी है? तो 10,462 गो ऋचाएँ हैं। 10,462 गो ऋचाएँ हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जब 10 मंडल है तो सभी मंडल को हमको जो लिखा गया है किसके द्वारा वो याद करना है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो याद करना है। तीसरा मंडल आपको याद कर लेना है। ठीक है। तीसरा मंडल की रचना किसने किया था? तो देखिएगा, तीसरा मंडल की अगर बात करते हैं तो विश्वामित्र ने किया था। कौन किए थे? तो कहिए कि विश्वामित्र ने तीसरा मंडल का रचना किया था। अच्छा, ये तीसरा मंडल क्या ऐसा खास है भाई कि हमको पढ़ने के लिए आ गया? सब मंडल को नहीं पढ़ना है, लेकिन ये मंडल को पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है ना कि इसमें सूर्य देवता सावित्री की चर्चा किया गया है। किसकी? तो सावित्री की चर्चा किया गया है। ठीक है। इसके लेखक कौन है, यानी लिखा कौन है तीसरा मंडल को? विश्वामित्र। इसमें सावित्री का चर्चा किया गया। एक और अगर आप देखना चाहते हैं तो सतवां मंडल, तो सतवां मंडल का रचना कौन किए थे? तो सतवां मंडल की बात कर देते हैं तो वशिष्ठ ने किए थे। कौन किए थे? तो कहे कि वशिष्ठ ने किए थे। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा, अब हम बात कर देते हैं नौवां मंडल का। तो नौवां मंडल का क्या, किस लिए हमें चर्चा करना है? ठीक है। नौवां मंडल का चर्चा इसलिए करना है क्योंकि आपको सोम रस की अगर हम बात कर देते हैं तो नौवां मंडल में ही आपको सोम रस देखने को मिलता है। ठीक है। सोम रस का चर्चा हुआ है ना, तो कहाँ मिलता है देखने को? तो ऋग्वेद के नौवां मंडल में। सबसे खास आपका मंडल आपको जो है वो है 10वां मंडल। ठीक है। 10वां मंडल की अगर हम बात कर देते हैं तो 10वां मंडल में ऐसा क्या बात है भाई? तो देखिएगा, इसमें 4 गो सूक्त आपको देखने को मिलते हैं। 4 गो सूक्त हैं। वो 4 सूक्त कौन-कौन है? एक है पुरुष सूक्त। ठीक है, पुरुष सूक्त। अच्छा, एक है क्या? पुरुष सूक्त है। दूसरा है क्या? नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त। अच्छा, तीसरा क्या है? देखिएगा, तीसरा की अगर बात करते हैं, नासदीय सूक्त, नदी स्तुति सूक्त, नदी स्तुति सूक्त, और एक ठो और है जो अंतिम है, वो क्या है? तो कहेगी सूर्य सूक्त। ठीक है, सूर्य सूक्त। देखिएगा, ये सब चीज आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकता है। पूछ देगा कि नदी स्तुति सूक्त किस मंडल में चर्चा किया गया है, तब का कीजिएगा। वहां पे तो कुछ कर नहीं पाइएगा ना। अब देखिएगा, पुरुष सूक्त की हम बात कर देते हैं तो पुरुष सूक्त में ही आपको देखिए, पुरुष सूक्त का अर्थ क्या होता है? इसमें इसमें समाज की बात कर देते हैं, तो इसमें सामाजिक की बात किया गया है। ठीक है। जो हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था होते हैं उसकी बात किया गया है। तो जो अभी जो यहाँ पे हम देखें वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था आपको कहाँ पे देखने मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वां मंडल के कौन से सूक्त में? तो पुरुष सूक्त में आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको 4 आपको देखते हैं वर्ण है। वो 4 वर्ण कौन कौन है? तो एक है ब्राह्मण। हम्म,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और एक ठो और क्या है तो कहिए कि एक ठो और है शूद्र। देखिएगा इसकी अगर हम उत्पत्ति की बात कर देते हैं तो ब्राह्मण की उत्पत्ति, ब्राह्मण थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, पेन नहीं यार हमको बहुत तकलीफ दे रहा। ठीक है चलिए कम बार लिखा गया। ब्राह्मण की बात कर देते हैं तो इसकी उत्पत्ति जो हुआ है वो मुख से हुआ है। ठीक है। अच्छा क्षत्रिय की बात कर देते हैं तो इसकी उत्पत्ति भुजा से हुआ है। ठीक है। अच्छा इसकी अब बात करते हैं वैश्य का, तो इसका उत्पत्ति जो हुआ है जांघों से हुआ है। ठीक है। और ये शूद्र का ये निचला तला से हुआ है। ठीक है ना, जिसको आप चरण बोल सकते हैं, चरण से हुआ है। ठीक है। अच्छा इसी में ही ये जो आपको अब यहाँ तो समझ में आ गया कि वर्ण व्यवस्था का चर्चा कहाँ पे किया गया है। तो देखिएगा वर्ण व्यवस्था का आपको चर्चा कहाँ पे मिल रहा है, तो वर्ण व्यवस्था का आपको चर्चा मिल रहा है ऋग्वेद के 10वां मंडल में। 10वां मंडल के कौन से सूक्त में, पुरुष सूक्त में आपको ये वर्ण व्यवस्था का चर्चा मिलता है। ठीक है। और इसको चर्चा करने वाले व्यक्ति हैं कौन, तो वो व्यक्ति है मनु। कौन है, मनु। ठीक है। तो देखिए अगर डायरेक्ट हम यहाँ पे आपको बता देते तब आप खुद बताइए क्या ज़्यादा दिन तक रह पाता, या ये सब चीज़ आप रिवीजन कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। इसलिए चीज़ों को जब पढ़ना है तो थोड़ा तरीके से पढ़ना है। ठीक है चलिए, तब इसका आंसर तो आपको मिल गया कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। केवल टिक लगाने वाले ना टिक ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। ठीक है। हम यूट्यूब पे कई बार ऐसा देखे हैं बच्चों को कि ले करके मोबाइल बैठ जाएगा और फिर उसके बाद आंसर उधर से बता रहा है और 2 घंटा 3 घंटा ऐसे स्टॉप देख रहा है। यार दिमाग में थोड़ा भी टर्न करेगा क्वेश्चन तो क्या समझ पाओगे उस तरीके से, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो फॉर्मेलिटी निभाने से अच्छा है कि थोड़ा सा कॉपी कलम खुद को लगा निकाल कर देख लीजिए। अब देखिए ये क्या है, ब्रजयान संप्रदाय। तो संप्रदाय की देखिएगा, संप्रदाय की अगर बात कर देते हैं कि इसमें देखिएगा कौन कौन इससे जुड़ा हुआ है। आप एक ठो आप देखते हैं थेरवादी, थेरवादी भी किससे है, एक ठो है थेरवाद। ठीक है। और एक ठो आप हीनयान, हीनयान, महायान, ये सभी के सभी अगर पूछेगा कि किससे संबंधित है, और एक ठो और ये क्या हो गया ब्रजयान, ये सभी के सभी आपको किससे संबंधित देखने को मिलते हैं, तो ये सभी के सभी आपको बौद्धों से देखने को मिलते हैं। ठीक है। अच्छा अगर बात कर देते हैं कि जैनों से क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं, तो देखिएगा स्यादवाद, और एक है अनेकांतवाद, 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 ये आपको किससे संबंधित है, तो ये आपको जैनों से संबंधित है। हिंदुओं में तो आप बहुत सारे चीज के बारे में जानते हैं। ठीक है। महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सब चीज आपको हिंदू धर्म से आपको संबंधित देखने को मिलते हैं। अच्छा अब संप्रदाय जो पूछा गया था किससे संबंधित है, तो आपको बौद्धों से संबंधित है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि हिनसोंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। अब देखिएगा जैसे ही हिनसोंग आया हम थोड़ा इसका बारे में फास्ट रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। देखिएगा एक वंश था, उस वंश का नाम क्या था, तो क्या कि पुष्यभूति वंश। अच्छा ये पुष्यभूति वंश की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका स्थापना किसने किया था, तो ये पुष्यभूति ने ही किया था। कौन किया था स्थापना, तो क्या कि पुष्यभूति ने ही किया था। कौन, तो क्या कि पुष्यभूति। अच्छा पुष्यभूति जो था कि स्थापना कर दिया था, फिर इसके बाद में इसका बेटा जो बना था उसका बेटा का नाम क्या था, तो क्या कि प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर, वही भाई प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन इसका क्या था, तो क्या कि प्रभाकर वर्धन इसका बेटा था। ठीक है। प्रभाकर वर्धन से दो बच्चे, दो बच्चा, वो एक बच्चा का नाम राजवर्धन, राजवर्धन इस यानी इसका बेटा था, और एक था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन की एक ठो बहन थी कौन, तो क्या कि राजश्री, राजश्री इसकी एक बहन थी, राजश्री। ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे में बड़ा भाई था, हर्षवर्धन छोटा भाई है, राजश्री बहन है,
तो यहाँ की अगर हम बात कर देते हैं तो यहाँ पे बिहार और यूपी के कुछ क्षेत्रों में मिला करके यहाँ पे शासन चल रहा था मौखरी वंश का। अच्छा, ये मौखरी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कहे कि कन्नौज थी। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। इसका एक राजा था, मौखरी वंश का एक राजा कौन था? तो कहे कि ग्रह बर्मन। ठीक है, ग्रह बर्मन। अब ग्रह बर्मन का विवाह जो होता है किससे होता है? तो ये राजश्री से विवाह होता है। ठीक है, यानी प्रभाकर वर्धन जो था अपनी बेटी का विवाह ग्रह बर्मन से कर देता है और इस क्षेत्र पे ये शासन कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे पुष्यभूति वंश शासन कर रहा था। अब जब यहाँ का शासक है, मालवा का शासक था कौन? तो कहे कि देवगुप्त। अब देवगुप्त क्या करता है कि ये ग्रह बर्मन को मार देता है और राजश्री को कैद कर करके लेकर के चला जाता है। और यहाँ जो आप गौड़ देख रहे हैं यहाँ पे बंगाल के एरिया में, यहाँ का शासक कौन था? तो कहे कि शशांक। और शशांक इसका पकिया दोस्त था देवगुप्त का। ठीक है, अब जैसे में देवगुप्त किसको मार दिया? तो ग्रह बर्मन को मार दिया और राजश्री को कैद कर लिया। तब खबर किसको चला? राज्यवर्धन को, कि तुम्हारी बहन को कैद कर लिया है और जो बहनोई था उसको मार दिया गया है। तो ये खबर सुन करके ये जाता है देवगुप्त को लपेट देता है, देवगुप्त को मार देता है। और इसका पकिया यार कौन था? शशांक। शशांक को पता चलता है कि हमारे दोस्त को ये मार दिया है, तो ये आ करके इसको मार देता है, राज्यवर्धन को। ठीक है, समझ गया? चलिए, अब पता चलता है हर्षवर्धन को कि तुम्हारा भाई मारा गया है। तो हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इसकी राजधानी की अगर बात बता देते हैं, सुभूति वंश की राजधानी, तो राजधानी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, थानेश्वर था इसका राजधानी। कहाँ था? तो कहे कि थानेश्वर। अब जैसे ही होता है, किसको पता चलता है? हर्षवर्धन को पता चलता है। तो ये हर्षवर्धन जो था अपने चेला चपटिया के साथ में निकलता है और इस किसको? तो कहे कि शशांक को लपेट देता है। ठीक है, शशांक को हरा देता है। फिर उसके बाद में क्या करता है? कन्नौज को ये राजधानी बना लेता है। किसको राजधानी बना लेता है? तो क्योंकि कन्नौज को ये राजधानी बनाता है। तो पूछेगा कि हर्ष की राजधानी कहाँ थी? तो हर्ष की राजधानी की अगर हम बात कर लेते हैं तो अपना राजधानी ये कहाँ बनाता है? तो क्योंकि कन्नौज। गलती से भी थानेश्वर मत मार दीजिएगा। ठीक है, थानेश्वर वहां तक सही है, ठीक है ना, राज्यवर्धन तक सही है, लेकिन जैसे ही अपना शासक बनता है, शशांक को लपेटता है, फिर उसके बाद में अपना राजधानी ये बदल करके कहाँ कर लेता है? तो कन्नौज कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन में आपको डायरेक्ट रहेगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी पे रहेगा कि हर्ष की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज था। ठीक है, चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम हर्षवर्धन से संबंधित कुछ जो विशेषता हैं वो हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो कहे कि शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन जो था, ठीक है, हर्षवर्धन जो था शैव धर्म का उपासक था। किसका? तो कहे कि शैव एवं सूर्य का उपासक था। ठीक है, अच्छा, इसे हर्षवर्धन को पता है क्या भारत का अंतिम हिंदू सम्राट बोला जाता है? क्या बोला जाता है? कहिए कि अंतिम हिंदू सम्राट बोला जाता है। किसको? तो कहिए कि ये हर्षवर्धन को बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, हर्षवर्धन की बात कर देते हैं तो इसके द्वारा जो कुछ लिखा गया था कृतियां, उस कृतियां की हम चर्चा करते हैं। तो एक है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ठीक है, रत्नावली, रत्नावली, और एक ठो और क्या है? तो कहे कि नागानंद। ये जो है हर्षवर्धन के लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों में कि ये हर्षवर्धन खुदे नहीं लिखा था, एक कवि था। कौन? धावक। ये धावक जो था ये सब लिखा था और पैसा ले लिया था धावक हर्षवर्धन से और इसके नाम कर दिया कि ये तो हर्षवर्धन जी ही लिखे हैं। समझ में आ गया? तो खैर ये तो पूछेगा नहीं। अच्छा, ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसोंग। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था कौन? तो कहे कि हेनसोंग आया था। अभी हेनसोंग जो था ना, ये हेनसोंग जो था ये कब आया था? तो कहे कि 629 ईस्वी में ये आया था हेनसोंग। ठीक है, जिस समय ये आया था तो उसमें नालंदा का कुलपति कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का। तो नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति तो कौन था? तो कहे कि शीलभद्र। कौन था? तो कहे कि शीलभद्र उस समय वहां का कुलपति था। ठीक है, इसे नीति का पंडित कहा जाता है। किसे बोला जाता है नीति का पंडित? तो कहे कि नीति का पंडित आपको ये हेनसोंग को बोला जाता है।
नीति का पंडित इसे बोला जाता है। यात्रियों का राजकुमार इसे बोला जाता है। किसे बोला जाता है? तो कैकेयी हेमसम को यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर हम बात कर देते हैं एक और की, ये हर्षवर्धन ने एक उपाधि धारण किया था, उस उपाधि का नाम क्या था? तो क्या कि शक लोतरापथनाथ की उपाधि। शकलोतरापथनाथ की उपाधि किसने धारण किया था? तो ये धारण किया था कौन? तो ये शिलादित्य। शिलादित्य बोले तो हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया होगा कि हेनसोंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो किसके शासनकाल में? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, चलिए, अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात कर देते हैं, अगर द्वितीय यहाँ पे लगा देते हैं तो इसके शासनकाल में कौन आता है? तो कहिए कि फाहियान आता है। कौन आता है? तो कहिए कि फाहियान आता है। ठीक है, या अगर हम चंद्रगुप्त सिर्फ रखते हैं, मौर्य अगर कर देखते हैं तो उसके समय में कौन आएगा? तो वो मेगास्थनीज आएगा। ठीक है, स्कंदगुप्त की अगर हम बात कर देते हैं तो इसके समय में हुनों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? तो कहिए कि हुनों का आक्रमण हुआ था। हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में होता है? तो कहिए कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में होता है। अच्छा, जब हुनों का आक्रमण होता है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण होता है, ठीक है, और स्कंदगुप्त जो था, ये सौराष्ट्र जो आप देख रहे हैं ना, सौराष्ट्र, ठीक है, गिरनार में क्या कर देता है? अपना एक राज्यपाल नियुक्त करता है। उस राज्यपाल का नाम क्या था? तो कहे कि पर्णदत्त। ठीक है, और ये स्कंदगुप्त क्या करता है कि सुदर्शन झील जो देख रहे हैं ना, सुदर्शन झील, ठीक है, ये वहीं पड़ता है। सुदर्शन झील का ये मरम्मत करवाता है। क्या करवाता है? तो कहिए कि मरम्मत करवाता है। कौन? तो ये अभी सुदर्शन झील को बनाने वाला कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। और उसका मरम्मत कौन करवा रहा है? तो ये आपका स्कंदगुप्त करवा रहा है। ठीक है, कनिष्क की अगर हम बात कर लेते हैं, कनिष्क की, ठीक है, तो कनिष्क जो गद्दी पर बैठता कब है? तो कहिए कि 78 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, 78 ईस्वी में बैठता है और एक संवत चलाता है। उस संवत का नाम क्या था? तो कहिए कि शक संवत उसका नाम था। ठीक है, और शक संवत नाम था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अगले पर चलते हैं। बोला क्या गया है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी, गोदी समझते हैं जिसको डॉकयार्ड बोला जाता है, ये क्या होता है? इसका मतलब बंदरगाह होता है। डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है? डॉक करता है ना, जैसे में कोई जहाज वगैरह आती है तो बंदरगाह पे डॉक करती है, तो उसे डॉक यार्ड। यार्ड मतलब क्या होता है? जिसमें आप सुने होंगे ना कि ट्रेन के यार्ड में है, यार्ड, यार्ड सुने ना, जैसे मुगल सराय में आप जाते हैं तो आपको यार्ड देखने को मिलता है, जंक्शन पे आपको देखने को मिलता है, यानी ट्रेन के ठहरने की स्थान होती है ट्रेन वाला। तो यहाँ पे जो डॉक करता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बंदरगाह बोला जा रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पे गोदी बाड़ा लिखा हुआ रहेगा आपको। ठीक है, अच्छा, तो इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो देखिएगा, इसका प्रमाण की अगर हम बात कर देते हैं तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की। ठीक है, हड़प्पा की। ठीक है, हड़प्पा की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। कौन किए थे? तो कहे कि दया राम साहनी ने किया था। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का। तो ये मोहनजोदड़ो का खोज कौन 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 किए थे? तो कहे कि राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, अच्छा, बात है कब की? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में क्या था? सर जॉन मार्शल जो था, यह घोषणा करता है। घोषणा क्या करता है भाई? घोषणा यह करता है ना कि सुनो ना भाई, एक सभ्यता मिला है, पूरे मतलब इंडियन लोग को बताता है कि एक सभ्यता मिला है। तब पूछता लोग है कौन सा सभ्यता मिला है भाई? तो सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, यानी जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं ना, उस तरीके पहले भी, कई वर्षों पहले भी यहाँ पे लोग रहते थे। क्या बात है? हाँ, तो सिंधु घाटी सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की घोषणा कौन करता है? तो कहे कि सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल ने इसका घोषणा करता है। ठीक है, चलिए, मोहनजोदड़ो की अगर हम बात कर रहे हैं तो मोहनजोदड़ो पड़ता कहाँ है? देखिएगा, ये मोहनजोदड़ो जो है ना, जोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ओहो, मोहनजोदड़ो, अरे भाई, रुकिए भाई,
मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो जो है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो सबसे बड़ा स्थल आपको यही है, सबसे बड़ा स्थल आपको यही देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ा स्थल है। अब ये तो पाकिस्तान में पड़ता है, ये पड़ता कहाँ है तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो भारत में कौन है भाई? भारत की अगर हम बात कर देते हैं तो भारत में कौन हो जाता है, देखिएगा भारत में एक है जो सबसे बड़ा है, वो कौन है? तो बोलिएगा कि राखी गढ़ी। तो ये राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? तो ये राखी गढ़ी आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। अच्छा, जब भारत का सबसे बड़ा राखी गढ़ी है तो इसका खोज कौन किया था? तो कहेगी सूरजभान सिंह ने किया था। कब की बात है दोस्त? तो बात है 1963 की बात है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं। हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो से हमें क्या साक्ष्य मिला है। ठीक है, साक्ष्य की अगर हम बात कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से अगर हम साक्ष्य की बात कर देते हैं तो यहाँ पे साक्ष्य क्या मिला है, यानी खुदाई जब हुआ था नहीं तो वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से आपको खुदाई के दौरान आपको विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है? तो कहे कि विशाल स्नानागार। स्नानागार समझ में आता है? अरे नहाने वाला तालाब जैसा होता था, जैसे में ये है ना ऐसे, तो ऐसे आप देखे होंगे बने हुए। ठीक है, इसी को बोला जाता है विशाल स्नानागार। और यहाँ पे आपको चैम्बर बने हुए थे, लोग नहा करके आकर के यहाँ पे कपड़ा वगैरह चेंज किया करते थे। ठीक है, तो समझिए कि एकदम कितना बढ़िया से वो सब चीज़ वहाँ पे कई वर्षों पहले की बात कर रहे हैं, आज से लगभग। ये इसके काल की बात कर देते हैं तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। कब की है? तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता चला। ठीक है, यानी 500 वर्ष लगभग ये सभ्यता चला था। अब देखिएगा, अब हम विशाल स्नानागार आपको कहाँ से मिला है? तो यहाँ से। ये कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर देते हैं गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा, ये गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह की हम बात कर रहे हैं। ये बंदरगाह कहाँ से मिला है? बंदरगाह, जिसको पतन भी बोलते हैं, ये कहाँ से मिला है आपको? तो कहे कि लोथल से मिला है। तो लोथल से सिर्फ यही मिले हैं? नहीं, लोथल से और भी मिले हैं। ठीक है, हाथी के दांत की अगर हम बात कर देते हैं, हाथी का दांत, तो ये आपको लोथल से ही मिला है। अगर बात कर देते हैं अग्निकुंड, अग्निकुंड की अगर हम बात कर देते हैं तो अग्निकुंड भी मिला है लोथल से। ऐसे अग्निकुंड कालीबंगा से भी मिला है। कहाँ से? तो कहे कि कालीबंगा से भी मिला है अग्निकुंड। और कालीबंगा से आपको जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कहाँ गया जी? डॉकयार्ड कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। हड़प्पा की अगर हम बात बोलते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिला है? तो कांसे का दर्पण मिला है। ठीक है, कांसे का दर्पण। ठीक है, मोहनजोदड़ो से तो अभी हमने देखा विशाल स्नानागार। चलिए, बोला क्या गया है कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो देखिएगा, महाभारत की लड़ाई की अगर हम बात कर देते हैं तो ये जो हुआ था कितना दिन? ये 18 दिन तक लड़ा गया था। कितने दिन तक लड़ा गया था? तो इसके बारे में तो सिर्फ डेट ही पूछा गया है, तो बस डेट ही देख लीजिए। ठीक है, इसकी जो लड़ाई हुआ था कितना दिन तक? ये 18 दिन तक हुआ था। अब देखिएगा पूछा गया क्या कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? देखिएगा, कपिल की अगर बात बोलते हैं तो ये सांख्य दर्शन के संस्थापक यानी सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कहिए कि कपिल। जैमिनी की बात कर देते हैं तो मीमांसा, मीमांसा का नाम सुने ना? मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो कहे कि मीमांसा के प्रतिपादक आपको जैमिनी है। उनुक कनाड की अगर हम बात कर देते हैं तो ये वैशेषिक दर्शन के हैं। ठीक है, वैशेषिक दर्शन, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन किए हैं? तो ये हैं आपका उनुक कनाड। ठीक है, अच्छा पतंजलि की बात कर देते हैं तो योग दर्शन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपको पतंजलि है। तो इसका आंसर हो गया क्या? योग दर्शन पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो काफी आसान सा है चीज है। सूरसेन मथुरा का है, खत्म कर दीजिए। अवंती ये उज्जैन मध्य प्रदेश में, वत्स कौशाम्बी यानी यूपी में पड़ जाता है। वह एक ही ऑप्शन बढ़ता है कौन? बज्जी, जिस वैशाली भी बोलते थे। ठीक है, अब हम वैशाली हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक,
क्या बोला गया है कि द्वितीय द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था। देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबका देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा द्वितीय बौद्ध परिषद की अगर हम बात कर देते हैं, इधर आना दोस्त, एक है फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और एक ठो फोर्थ है। समय की हम बात कर देते हैं, तो पहला बौद्ध संगीति कब होता है। तो देखिएगा, पहला बौद्ध संगीति की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो पहला बौद्ध संगीति होता कब है। तो देखिएगा 483 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, अच्छा, द्वितीय बौद्ध संगीति तो 383 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, अच्छा, तृतीय बौद्ध संगीति तो 2800 ईसा पूर्व में होता है। अच्छा, चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में होता है। ठीक है, हम बात कर देते हैं कि उस समय राजा कौन हुआ करता था। अगर हम यहाँ पे राजा की अगर हम बात कर देते हैं, राजा कौन हुआ करता था, तो राजा को लिख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था तो राजा कौन था, तो क्योंकि अजात शत्रु था। अजात शत्रु, यानी अजात शत्रु ने ही प्रथम बौद्ध संगीति करवाया था। ठीक है, दूसरा की बात कर देते हैं तो कौन था, तो क्योंकि कालाशोक था। तृतीय जब हुआ था तो कौन था, अशोक था। अशोक ने ही करवाया था। आइए, चतुर्थ जो हुआ था तो कौन था, उस समय कनिष्क था। ठीक है, अच्छा, अब पूछते हैं हम अध्यक्षता, क्योंकि अध्यक्षता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक ठो और बच गया, क्या, स्थान। ठीक है ना, उसको भी हम देख लेते हैं, स्थान की कहाँ हुआ था। ठीक है, चलिए देखिएगा, अगर हम बात कर दे रहे हैं अजात शत्रु का, तो देख लिया कि प्रथम बौद्ध संगीति इसके शासनकाल में होता है। देखिएगा, अगर हम बात कर देते हैं अध्यक्षता, तो अध्यक्षता करता है महाकश्यप। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति का क्या करता है, अध्यक्षता करता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, राजगीर में होता है। कहाँ होता है दोस्त, राजगीर में होता है। ठीक है, या राजगिरी भी कर लीजिए। ठीक, अच्छा, द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर हम चर्चा करते हैं तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में होता है, तो कहेगी कालाशोक। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो कहेगी सबकामिनी। ठीक है, अच्छा, तृतीय बौद्ध संगीति की हम अगर चर्चा कर लेते हैं तो तृतीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो मोगलीपुत्तीस करता है। उसका अध्यक्षता कौन करता है, तो कहेगी मोगलीपुत्तीस जो है इसका क्या करता है, अध्यक्षता करता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन करता है, तो कहेगी वसुमित्र करता है। ठीक है, अच्छा, ये होता क्या है, देखिएगा, कालाशोक वाला जो अध्यक्षता होता है वो कहाँ होता है, तो कहिए कि पाटलिपुत्र में होता है। नहीं, वैशाली में होता है। पाटलिपुत्र में ये तृतीय वाला होगा। देखिएगा, ये द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर हम बात कर देते हैं तो ये कहाँ होता है, तो कहिए कि वैशाली में होता है। और तृतीय बौद्ध संगीति वाला कहाँ होता है, तो कहिए कि पाटलिपुत्र में होता है। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगीति की अगर बात बोलते हैं तो कुंडल वन में होता है। ये कश्मीर पड़ता है। ठीक है, ये कश्मीर में होता है। तो देखिएगा, आपको चारों को चारों बौद्ध संगीति हमने बता दिया। इसका आंसर पे हम चलते हैं। आंसर क्या बोला गया है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था, तो कहाँ हमने देखा, पहला हमने देखा कहाँ, देखिएगा, पहला हमने देखा राजगृह में। ठीक है, द्वितीय हमने कहाँ देखा, वैशाली में। ठीक है, तृतीय हमने कहाँ देखा, तो तृतीय हमने देखा पाटलिपुत्र में। ठीक है, चतुर्थ कहाँ देखा, तो कुंडल वन में, जो कश्मीर में पड़ता है। तो पाटलिपुत्र तो होगा नहीं, राजगिरी तो होगा नहीं, कुंडल वन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वैशाली। ठीक है, तो बस पढ़िए, इस दुनिया में कोई इतने नहीं होते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। सब इंटरेस्ट की बात है। जब तक आप में इंटरेस्ट रहेगा तब तक आपसे लोग बहुत अच्छे तरीके से पेश आएंगे। जिस दिन इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, साइड हट जाएंगे और किसी न किसी चीज़ का कारण लगा देंगे कि तुम में ये कमी था इसलिए हम तुमसे बात नहीं करते हैं या दूर हट रहे हैं। बहुत तरीके की बातें लगा दिया जाएगा। तो इसलिए खुद पर विश्वास कीजिए, दूसरों से उम्मीदें थोड़ा कम रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।